वृद्ध आश्रम में लेटे लेटे उमेश जी कुछ सोच रहे थे कि कैसे उनके बेटे ने उन्हें धोखे से वृद्ध आश्रम में छोड़कर चला गया। कुछ समय तक तो उमेश जी को वहाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, लेकिन धीरे धीरे करके वह वहाँ के वृद्ध लोगों से बोलते बतियाते उनकी ज़िंदगी कट रही थी। एक दिन अचानक एक आदमी उनके पास आता है और वह उसे पहचान नहीं पाते हैं कि वह आखिर है कौन। जब उसे वह आदमी अपना परिचय बताता है तब कहीं जाकर उन्हें याद आता है कि हाँ, यह तो वही शख्स है। यह आदमी आखिर कौन है और यह उमेश जी को कैसे जानता है, इसका पता लगाने के लिए मेरे चैनल पर बने रहें और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। अब हम कहानी की तरफ बढ़ते हैं। टीचर्स डे होने के कारण आज का दिन स्कूल के सभी स्टूडेंट्स और टीचर्स के लिए बहुत ख़ास था। स्कूल को बहुत अच्छे तरीके से सजाया गया था। विद्यालय के मैदान में टीचर्स डे का कार्यक्रम चल रहा था। सभी स्टूडेंट मैदान में उपस्थित थे और प्रिंसिपल सर माइक पर गुरु की महिमा का ज्ञान दे रहे थे और इसी के साथ ही पूरा मैदान तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। तभी अचानक आई एक सायरन की आवाज़ से सब टीचर और बच्चे चौंक गए। आवाज़ एसडीएम की गाड़ी के सायरन की थी। प्रिंसिपल सहित स्कूल के सभी अध्यापक हैरान थे। क्या आखिर इतने बड़े अधिकारी उनके उस छोटे से स्कूल में क्यों आए थे? अपनी गाड़ी से उतरकर एसडीएम साहब सीधे प्रिंसिपल ऑफिस में चले गए। उन्हें ऑफिस में जाते देख प्रिंसिपल भी तेज कदमों से ऑफिस में पहुंचे। अरे सर, आप अचानक यहाँ, बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? प्रिंसिपल ने माथे का पसीना पोंछते हुए कहा तो सामने बैठा अधिकारी बोला, दरअसल एक बात यह है कि मुझे इस स्कूल के एक टीचर उमेश जी से मिलना है। उमेश जी का नाम सुनकर प्रिंसिपल हैरान रह गए कि आखिर इतने बड़े अधिकारी को एक मामूली से टीचर से क्या काम हो सकता है, लेकिन उन्हें एसडीएम साहब से कोई सवाल करना उचित नहीं समझा और बोले, सर दरअसल बात यह है कि उमेश सर कुछ साल पहले ही रिटायर हो गए थे, इसलिए अब वह यहाँ पर पढ़ाने के लिए नहीं आते हैं। यह सुनकर एसडीएम साहब कुछ सोचते हुए बोले, लेकिन उनका एड्रेस तो होगा आपके पास? तो प्रिंसिपल ने कहा, जी मैं अभी रजिस्टर में देखकर उनका पता आपको बता देता हूँ। थोड़ी ही देर में वह सर का पता ढूंढकर प्रिंसिपल ने उन्हें दे दिया। इसे देखकर एसडीएम साहब के चेहरे पर संतुष्टि के भाव आ गए। ठीक है, मैं चलता हूँ, आपका धन्यवाद, कहते हुए जैसे ही एसडीएम साहब कुर्सी से उठने लगे तो प्रिंसिपल सर अधिक और उत्सुकता हुई यह जानने की आखिर एसडीएम साहब उनसे मिलने को इतने बेचैन क्यों हैं। जिज्ञासा शांत करने के लिए उन्होंने पूछा, सर लेकिन आपको उनसे क्या काम है? तो एसडीएम साहब वापस कुर्सी पर बैठ गए और बोले, एक बहुत बड़ा कर्ज है उनका मुझ पर जो मैं चुकाना चाहता हूँ, इसलिए उनसे मिलना था। यह बात सुनकर प्रिंसिपल प्रश्नवाचक नज़रों से उनकी ओर देखने लगे तो एसडीएम साहब सारी बात विस्तार से प्रिंसिपल सर को बताने लगे और बोले, कुछ सालों पहले मैं भी इसी स्कूल में पढ़ा करता था। जब मैं 7वीं कक्षा में था उस समय सर हमारी कक्षा को गणित और विज्ञान को पढ़ाया करते थे। एक दिन पढ़ाते पढ़ाते सर ने सभी स्टूडेंट से एक सवाल पूछा। सवाल था कि अगर तुम सभी को 200 रुपये मिल जाएं तो तुम उन रुपयों का क्या करोगे? यह सवाल सुनकर सारे स्टूडेंट बहुत उत्साहित हो गए। सबने अलग अलग जवाब दिए। कुछ बच्चों ने कहा, हम उन पैसों से ढेर सारे चिप्स और चॉकलेट खरीदेंगे। तो कुछ ने कहा, उन पैसों से हम अपने लिए खिलौने खरीदेंगे। किसी ने वीडियो गेम खेलने की इच्छा जताई तो किसी ने खूबसूरत से कपड़े खरीदने की।
फिर बारी आई मेरी। जब सर ने मुझसे पूछा कि मैं उन 200 रुपयों का क्या करूँगा, तो मैं थोड़ी देर चुप रहा, क्योंकि ना तो मैं कोई खिलौना खरीदना चाहता था, ना ही खाने पीने की कोई चीज़। मेरी इच्छा उन सब लोगों से बहुत अलग थी, लेकिन मैं जानता था कि अगर मैंने कक्षा में अपनी बताई तो सारे बच्चे मेरा मजाक बनाएंगे, इसीलिए मैं कुछ बोल ही नहीं पाया। फिर सर मेरे पास आए और दोबारा वही सवाल पूछा, तो मैंने, सर अगर मुझे 200 रुपये मिल जाते हैं तो मैं अपनी माँ के लिए नज़र का चश्मा बनवा दूंगा। इतना सुनते ही सब बच्चे हंसने लगे। उन्हें मेरी इच्छा बहुत अटपटी लग रही थी। सर ने सब बच्चों को चुप रहने को कहा और फिर मुझसे पूछने लगे, लेकिन बेटा तुम चश्मा ही क्यों खरीदना चाहते हो? दूसरे बच्चों की तरह कोई गेम, खिलौना या अपनी पसंदीदा चीज़ क्यों नहीं? क्योंकि चश्मा तो तुम्हारे पिताजी भी बनवा कर दे सकते हैं। फिर मैंने उन्हें बताया कि सर, जब मैं छोटा सा था मेरे पिताजी तो तभी चल बसे थे, मुझे तो उनका चेहरा भी याद नहीं है। मेरी माँ ने उनके जाने के बाद मुझे पाला पोसा है और मेहनत मजदूरी करके मुझे पढ़ा लिखा रही हैं, और फिर भी खर्चे के लिए पैसे कम रह जाते हैं तो मेरी माँ लोगों के कपड़े सिलकर मेरा खर्चा पूरा करती हैं। लेकिन अब उनकी आंखें कमज़ोर होने लगी हैं, सुई में धागा डालने लगती हैं तो डलता ही नहीं है, कभी कभार तो सुई हाथों में चुभ जाती है। अगर मैं उनकी आंखों के लिए चश्मा बनवा दूंगा तो उन्हें काम करने में आसानी होगी। मेरी सारी बात सुनकर उमेश सर की आंखों में भी आंसू आ गए। उन्होंने बड़े प्यार से मुझे अपने गले से लगा लिया और कहा, शाबाश बेटा, तो जो जवाब तुमने मुझे दिया है ना, उससे पता चलता है कि तुम्हारे दिल में अपनी माँ के लिए कितना प्यार है। तुम्हारे विचार जानकर मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि तुम अपने जीवन में एक बहुत बड़े आदमी बनोगे, अपनी माँ का नाम रोशन करोगे। उसके बाद सर ने मुझे इनाम स्वरूप 200 रुपये दिए और उसके साथ साथ अपनी जेब से एक 500 का नोट निकालते हुए बोले कि मैं तुम्हें अलग से दे रहा हूँ, इन्हें भी तुम अपने पास रखो और जब तुम्हारे पास खूब पैसे होंगे तो मुझे लौटा देना। प्रिंसिपल सर को सारी बात बताते बताते एसडीएम साहब की आंखें आंसुओं से भर गईं और फिर बोले, उसके बाद उमेश सर ने बहुत बार मेरी मदद की। मेरे पास किताबें खरीदने के लिए पैसे नहीं होते थे तो वह मुझे अपने पैसों से खरीदकर किताबें लाकर देते थे। मेरी पढ़ाई का खास ध्यान रखते थे, इसलिए शाम को अपने घर पर मुझे कोचिंग भी दिया करते थे, लेकिन बदले में एक पैसा भी नहीं लेते थे। उनके मुझ पर बहुत से एहसान हैं। अगर आज मैं एक कामयाब इंसान हूँ तो उसके पीछे उनका बहुत बड़ा हाथ रहा है, इसलिए आज मैं उनसे मिलने यहाँ पर आया हूँ ताकि उन्हें उनके पैसे लौटा सकूँ। यह बात सुनकर प्रिंसिपल सर भी बहुत भावुक हो गए। उमेश सर का एड्रेस लेकर एसडीएम साहब प्रिंसिपल के ऑफिस से बाहर निकले और अपनी गाड़ी में बैठकर उमेश सर के घर जाने के लिए निकले। परंतु जब वह वहां पहुंचे, उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया तो मालूम पड़ा कि सर तो वहां नहीं रहते हैं। अब घर के नए मालिक ने बताया कि वह तो अपने परिवार के साथ ही घर बेचकर किसी दूसरी सोसाइटी में शिफ्ट हो गए हैं, लेकिन वह लोग कहाँ रहते हैं उन्हें कुछ मालूम नहीं था। आस पड़ोस के लोगों से पूछा तो उनके नए घर का एड्रेस भी मिल गया। बिना देरी किए एसडीएम साहब उस पते पर जाने के लिए निकल गए। थोड़ी देर बाद वह बताए हुए एड्रेस पर पहुंच गए। दरवाजे की बेल बजाई तो अंदर से एक लड़की बाहर आई और यह देखती हुई बोली, जी किससे मिलना है आपको? तो एसडीएम साहब ने कहा, मुझे उमेश जी से मिलना है। उतने में भीतर से आवाज़ आई, दरवाजे पर कौन है पूजा?
अरे साहब तो किसी उमेश जी से मिलना चाहते हैं। फिर अंदर से एक आदमी निकल कर आया और पूछने लगा, आपको पिताजी से क्यों मिलना है, क्या काम है? एसडीएम साहब समझ गए कि वह आदमी उमेश सर का बेटा है और बोले, दरअसल मुझे उमेश सर का एक कर्ज चुकाना है जो बहुत सालों पहले मैंने उनसे लिया था। यह सुनकर उमेश जी का बेटा हैरान रह गया, क्योंकि उसने तो 2 वर्ष पहले ही अपने पिता को अपने घर से बाहर निकाल दिया था और किसी वृद्धा आश्रम में छोड़ आया था और खुद अपनी पत्नी और बच्चों के साथ इस आलीशान घर में रहता था। जब से उसने अपने पिता को वृद्ध आश्रम में छोड़ा था, उसके बाद से उसने उनकी कोई खबर नहीं ली थी। उसे तो यह भी मालूम नहीं था कि वह जिंदा भी हैं या नहीं, परंतु वो पैसों की बात सुन उनकी आंखों में चमक आ गई थी और मन में लालच आया और फिर बोला, अच्छा तो आपको पिताजी के पैसे लौटाने हैं, लेकिन पिताजी तो फिलहाल यहाँ पर नहीं हैं, वो अपने गांव गए हुए हैं। आपको जो भी पैसे देने हैं आप मुझे दे सकते हैं, मैं उनका इकलौता बेटा हूँ। तो एसडीएम साहब बोले, जी नहीं, मैं पहले उनसे मिलना चाहता हूँ। यदि वो गांव गए हैं तो मुझे गांव का ही पता दे दीजिए, मैं वहाँ उनसे मिलने चला जाऊँगा। यह सुनकर उमेश जी का बेटा थोड़ा घबरा गया और फिर बोला, अरे आप क्यों तकलीफ़ करते हैं, जब पिताजी आएंगे तो मैं उन्हें दे दूंगा। फिर एसडीएम साहब बोले, तुम्हारे चेहरे से साफ साफ दिखाई दे रहा है कि तुम झूठ बोल रहे हो, सच बताओ कि उमेश सर कहाँ हैं? एसडीएम साहब ने उससे सख्ती से पूछताछ की तो उसने सारा सच उगल दिया और बताया कि 3 साल पहले वह अपने पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ आया था। फिर एसडीएम साहब ने उमेश जी के बेटे से उस वृद्धाश्रम का पता पूछा जहां वो रहते थे और तुरंत वृद्धाश्रम पहुंच गए। वहां पहुंचकर वह आश्रम के मैनेजर के पास गए और उनसे उमेश सर के बारे में पूछताछ की तो मैनेजर ने उन्हें सर के कमरे में ले गया। कमरे के भीतर जाने से पहले एसडीएम साहब ने अपने सभी सिक्योरिटी गार्ड को बाहर रहने को कहा, क्योंकि वह उनसे अकेले में मिलना चाहते थे। जैसे कमरे के अंदर गए तो देखा कि उमेश जी अपने बिस्तर पर लेटे हुए थे। वह बेहद कमज़ोर और बीमार लग रहे थे, चेहरा झुर्रियों से भर चुका था। वह अपनी उम्र से कई ज़्यादा बूढ़े नजर आ रहे थे। देखकर एसडीएम साहब का मन भर आया। उन्होंने जाकर सर के पैर छुए तो उमेश जी बोले, तुम कौन हो बेटा और मुझसे मिलने क्यों आए हो? माफ़ करना, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं, कहते हुए उमेश जी बैठ गए। तभी एसडीएम साहब उनके पास रखी कुर्सी पर बैठते हुए बोले, सर मेरा नाम नितिन है, नितिन गुप्ता। बहुत सालों पहले जब आप स्कूल में टीचर थे तो उस समय आपका स्टूडेंट हुआ करता था। यह बात सुनकर उमेश जी अपने दिमाग पर जोर डालने लगे। उनकी याददाश्त अब काफ़ी कमज़ोर हो चुकी थी। फिर एसडीएम साहब ने कहा, सर आपको याद है एक बार आपने मुझे 700 रुपये दिए थे, जिसमें से 500 इनाम स्वरूप थे और बाकी के 200 रुपये मेरी माँ का चश्मा बनवाने के लिए, और साथ में आपने यह भी कहा था कि जब मेरे पास पैसे होंगे तब वह रुपए मैं आपको लौटा सकता हूँ। उसके बाद भी आपने मेरी बहुत बार सहायता की थी ताकि मैं अच्छे से पढ़ लिख जाऊँ। इतना सुनते ही उमेश जी को सब कुछ याद आ गया। उनकी आंखें भीग गईं और आंखों से आंसू निकलकर उनके कुर्ते को भिगोने लग गए। यह देखकर नितिन थोड़ा हैरान हुआ कि आखिर सर उसे देखकर ऐसे क्यों रो रहे हैं। सर आखिर बात क्या है, कोई परेशानी है क्या? नितिन ने पूछा, लेकिन उमेश जी कुछ ना बोल पाए। तभी वृद्धा आश्रम का मैनेजर कमरे के अंदर आया और बोला, बेटा जिस
पिता को बुढ़ापे में उसकी इकलौती औलाद ने ही दुत्कार दिया। उसके पास आंसू बहाने के अलावा और क्या बचा होगा। इनका अपना बेटा, जिसे इन्होंने नाजों से पाल पोस कर बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, जिसे उसके पैरों पर खड़ा किया, उसकी हर ख्वाहिश पूरी की, उसी बेटे ने वृद्धा अवस्था में इन्हें अपने घर से निकाल दिया। उम्र की इस पड़ाव पर जब इन्हें अपने बेटे के सहारे की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, उसने उन्हें अकेला छोड़ दिया। यह बात सुनकर नितिन की आंखें आंसुओं से भर उठी। फिर उमेश जी बोले, बेटा, तुम्हें तो मैंने उस समय केवल 500 रुपये ही दिए थे। मेरे द्वारा दी गई मेरी छोटी सी सहायता भी तुम्हें आज तक याद है, तो मुझे वह पैसे लौटाने के लिए यहाँ तक चले आए। और एक मेरी अपनी औलाद है, जिसके लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया, पाई पाई जोड़कर उसका जीवन संवारा। एक पिता होने का फर्ज बखूबी निभाया, लेकिन उसने मेरी कद्र ना समझी और मुझे वृद्धाश्रम में छोड़ गया। कहते कहते उमेश जी फूट फूट कर रो पड़े। तो नितिन उनके आंसुओं को साफ करते हुए बोला, प्लीज रोइए मत सर, बदनसीब होते हैं वह बेटे जो अपने माँ बाप का महत्व नहीं जानते। फिर उमेश जी बोले, अच्छा बेटा, यह तो बताओ कि तुम आजकल क्या कर रहे हो। तो नितिन बोला, जानते हैं सर, वह स्कूल छोड़ने के बाद भी मैंने अपनी पढ़ाई को जारी रखा। 12वीं के बाद मैंने छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया, ताकि अपनी आगे की पढ़ाई का खर्चा निकाल सकूं। पूरे लगन के साथ मैंने पढ़ाई की और सर आज आपका नितिन एसडीएम बन चुका है। इतनी बात सुनते ही उमेश जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई और नितिन की पीठ थपथपाते हुए बोले, शाबाश बेटा, मुझे यकीन था कि एक दिन सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। आज तुम्हें इस पद पर देखकर तुम्हारे इस टीचर को बहुत गर्व महसूस हो रहा है। आज बहुत दिनों बाद अपने टीचर से मिलकर नितिन को बहुत अच्छा लगा। काफ़ी देर तक दोनों यूं ही बातचीत करते रहे। फिर उमेश जी ने पूछा, अच्छा नितिन, तुम्हारी माता जी कैसी हैं। तो नितिन ने उदासी भरे स्वर में कहा, सर उनकी तो 2 साल पहले ही मौत हो चुकी है, बीमार रहती थी। फिर नितिन ने कहा, अच्छा सर, अब आप अपना सामान पैक कीजिए और मेरे साथ चलिए। ये सुनते ही उमेश जी हैरान रह गए और फिर बोले, लेकिन बेटा, तुम मुझे कहाँ लेकर जाना चाहते हो। तो एसडीएम साहब बोले, सर आपकी जगह यहाँ वृद्धा आश्रम में नहीं है, मैं आपको वहाँ लेकर जा रहा हूँ जहाँ आपको होना चाहिए। उसके बाद नितिन ने आश्रम के मैनेजर से बात की और उमेश जी को वहाँ से अपनी गाड़ी में बैठाया और वहाँ से सीधा अपने घर की ओर चल दिए। जैसे गाड़ी सायरन देते हुए घर के गेट तक पहुँची तो गार्ड ने गेट खोल दिया। नितिन का बहुत बड़ा और आलीशान घर देखकर उमेश जी की हैरानी का ठिकाना न रहा। अंदर पहुंचकर नितिन अपनी गाड़ी से उतरा और उमेश जी को भी सहारा देते हुए गाड़ी से उतारा और बोला, सर आज से यही आपका घर है, अब आप हमारे साथ ही रहेंगे। नितिन के मुंह से इतनी बड़ी बात सुनते ही उमेश जी हैरान रह गए। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और नितिन को अपने गले से लगा लिया। तभी नितिन की पत्नी और बेटा बाहर आए तो नितिन ने उन्हें उमेश जी से मिलवाया। तो नितिन की पत्नी ने उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिया और उसका बेटा तो उनसे मिलकर बहुत ज़्यादा खुश हुआ। फिर वह सब लोग अंदर आ गए। नितिन ने अपनी पत्नी को उमेश जी के बारे में सब कुछ बताया कि किस तरह से उन्होंने पढ़ने लिखने में सहायता की थी। यह सुनकर नितिन की पत्नी के मन में उनके लिए सम्मान की भावना और बढ़ गई।
एसडीएम साहब के घर में उनकी खूब अच्छे से देखभाल हो रही थी। नितिन का बेटा उन्हें दादू कहकर बुलाता था और उनके साथ खूब मौज मस्ती करता था। धीरे धीरे उमेश जी का स्वास्थ्य सुधरने लगा, परंतु रह रहकर मन ही मन अपने खुद के बेटे की करतूत के बारे में सोचकर वह बेहद उदास हो जाते थे। उनकी आंखें भर आती, फिर नितिन के बारे में सोचने लगते हैं, जिसे केवल 500 रुपये देकर उन्होंने एक छोटी सी मदद की थी और आज उसने उन पैसों की कीमत उन्हें नई जिंदगी देकर चुकाई। धीरे धीरे समय बीतने लगा। अब उमेश जी का बेटा जो सरकारी नौकरी करता था और रिश्वत लेकर काम किया करता था, एक दिन उसे रंगे हाथों पकड़ लिया गया और उस पर रिश्वत लेने के आरोप में केस दर्ज कर दिया गया और नौकरी से सस्पेंड कर दिया गया। वह जानता था कि उसके पिता उमेश जी वृद्धा आश्रम में नहीं रहते, बल्कि एसडीएम साहब के एक बड़े से आलीशान घर में रहते हैं। इतनी बड़ी मुसीबत से निकालने का उसे कोई हल नहीं सूझ रहा था, इसलिए वह सीधे अपने पिता से मिलने के लिए एसडीएम साहब के घर पहुंच गया, लेकिन गेट पर ही गार्ड ने उसे रोक लिया। फिर उमेश जी का बेटा बोला, मेरे पिता उमेश जी यहाँ रहते हैं, मैं अपने पिताजी से मिलने आया हूँ। यह बात सुनकर सिक्योरिटी गार्ड उसे वहीं रोककर घर के अंदर गया। उसने उमेश जी से कहा कि बाहर कोई आदमी आया है जो स्वयं को आपका बेटा बता रहा है और आपसे मिलने की जिद भी कर रहा है। उमेश जी सिक्योरिटी गार्ड से बोले, तुम जाओ, मैं आता हूँ। जैसे ही उमेश जी गेट पर पहुँचे तो उनका बेटा उनके पैरों में गिर पड़ा और बोला, अपने इस नालायक बेटे को माफ़ कर दीजिए पिताजी। तो उमेश जी ने कहा, कौन बेटा? किसका बेटा? मेरा कोई बेटा नहीं है, वो तो मेरे लिए उसी दिन मर गया था जिस दिन उसने मुझे बोझ समझकर वृद्धा आश्रम में मरने के लिए छोड़ दिया था। मैं उसके आगे बहुत गिड़गिड़ाया था कि मुझे बुढ़ापे में अपने बेटे के सहारे की ज़रूरत है, अपनों के साथ की ज़रूरत है। मैंने उसे लाख मनाने की कोशिश की थी, लेकिन उसने मेरी एक भी नहीं सुनी। उमेश जी के मुंह से यह बात सुनकर उनके बेटे को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई और फिर हाथ जोड़ते हुए बोला, ऐसा मत कीजिए पिताजी, मैं बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गया हूँ। रिश्वत लेने के आरोप में मुझ पर एक केस चल रहा है जिसमें सारे सबूत मेरे खिलाफ हैं और मेरी हार तय है। उसके बाद मुझे सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा। पिताजी, केवल आप ही मेरी जान बचा सकते हैं। आप एसडीएम साहब से कहकर मुझे इस मुसीबत से बाहर निकलवा दीजिए। तो उमेश जी बोले, बेटा, ये तुम्हारे बुरे कर्मों का नतीजा है और उन बुरे कर्मों की सज़ा तो तुम्हें मिल कर ही रहेगी। मैंने तो तुम्हें हमेशा से ही अच्छी शिक्षा दी थी कि बेईमानी के पैसे से सदा दूर रहना, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। अब इस सज़ा से तुम्हें मैं तो क्या, भगवान भी नहीं बचा सकते, क्योंकि आखिरकार हम जो बोते हैं वही हमें काटना पड़ता है। इतना कहकर उमेश जी वापस घर के अंदर चले गए और गार्ड ने बोला कि इस आदमी को तुरंत यहाँ से बाहर निकाल दो, ये एक बहुत बड़ा मुजरिम है। इसके बाद उनका बेटा वहाँ से निराश होकर चला गया। शाम के समय जब एसडीएम साहब घर आए तो उन्हें सारी बातों के बारे में पता चला कि उमेश जी का बेटा यहाँ उनसे मिलने के लिए आया था और उन्होंने उसे यहाँ से भगा दिया। एसडीएम साहब भी अच्छी तरह से जानते थे कि वह कितना निर्दयी इंसान है, इसलिए उन्होंने भी उस केस में कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई। उस दिन के बाद से उमेश जी नितिन और उसके बीवी बच्चों को ही अपना परिवार समझते थे। उन्हें कभी कभी अपने बेटे के गलत बर्ताव को लेकर दुख होता था,
लेकिन वह खुद को समझा लेते थे कि जिस बेटे को उन्होंने इतने नाजों से पाल पोस कर बड़ा किया था, वही बेटा बुढ़ापे में उनका सहारा बनने के बजाय उन्हें वृद्ध आश्रम में छोड़कर खुद आलीशान घर में मज़े से रह रहा था। वहीं दूसरी तरफ नितिन उनका सहारा बना। अब उमेश जी के बेटे के बुरे दिन शुरू हो गए थे, क्योंकि उस पर केस चला और उसे सज़ा हो गई, बल्कि उसे जुर्माना भी भरना पड़ा। जुर्माने के तौर पर पैसों का इंतजाम करने के लिए उसे घर तक बेचना पड़ा और उमेश जी के पोता पोती और बहू एक किराए के मकान में रह रहे थे, जबकि उमेश जी का बेटा जेल में सज़ा काट रहा था। तो दोस्तों, किसी ने सही कहा है, जो जैसा करता है उसे आगे चलकर वैसा ही फल भोगना पड़ता है। इसी से एक कहावत है, बोया पेड़ बबूल का, आम कहाँ से होएं। तो दोस्तों, उमेश जी ने अपने बेटे के साथ जो किया उसके बारे में आपका क्या कहना है, और यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखना। मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहें।